हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की हमारी तेल की पतली फिल्म रंगीन क्यों दिखाई देती है। इसका सीधा सा जवाब है व्यतिकरण के कारण। अगर आपका जवाब यहीं तक आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो हमें लगता है कि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए बेटा, इसमें हमारे पास एक पतली सी फिल्म है। इसमें आप सोच रहे पतली की बात करें, बना तो यहाँ पे काफ़ी मोटी नहीं बच्चों, ये हमने जूम करके आपको दिखाई जिससे आप आसानी से समझ सकें। इसकी जो मोटाई है टी है, और इसकी जो फिल्म जो हमारी तेल की है उसकी ऊपरी सतह है, कुछ भी अपनी एक मोटाई रही होगी ना स्मॉल टी, इसकी ऊपरी सतह ये निचली सतह। अब इसमें एक प्रकाश किरण आएगी, आपतित होगी फर्स्ट सतह से, क्या होगा ये आंशिक रूप से परावर्तित हो जाएगी। बाकी बचा हुआ प्रकाश बच्चों आएगा इस वाली सतह से, यहाँ पे टकराने के बाद ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। तो इसे हम बना देते, यहाँ से प्रकाश किरण आई तो इसमें क्या हुई, आंशिक रूप से ये परावर्तित हो गई। इस कुछ जो शेष प्रकाश था वो हमारा इस तरीके से इस पर आ गया। बचा हुआ प्रकाश हमारा बेटा इधर चला आया। ये आपतन कोण था आई, आपतन कोण कितना था आई, और ये हमारा है अपवर्तन कोण कितना है आर है, ठीक है। इसके बाद जो प्रकाश किरण यहां से आई और यहां से परावर्तित हो गई, तो ये जाके इस सतह से टकराई। इसके बाद यहां से ये निकल गई, अविलंब से दूर हटती हुई बाहर की ओर निकल गई। ये वाली प्रकाश किरण और ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं पे जाएंगी, हमारी आंख पर पड़ेंगी जाके, ठीक है। तो यहां से समझने की कोशिश करिए बच्चों, ये जो हमारी प्रकाश किरण आई आपतन कोण आई से आई, इसके बाद आर से परावर्तित हो गई, इस सतह से टकराई, फिर परावर्तित हो गई, उस तरह अविलंब से दूर हटती हुई बाहर की ओर निकल गई। अब समझने की कोशिश करिए बेटा, जितना एंगल ये हमारा है आई, ये कितना है आई, तो ये भी आई होगा, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और देखो बेटा, ये अविलंब और ये अविलंब और इसे ऐसे मिला रहा, मतलब ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर ये एंगल जो है आर के बराबर होगा, क्योंकि ये बन गए एकांतर कोण। और जितना ये कोण होगा उतना ये होगा, क्योंकि आपतन कोण, इसलिए इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब फिर से बच्चों, ये अविलंब इसने इसे मिलाया, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये भी आर हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ा लेते हैं। इस जो प्रकाश किरण इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे पीछे बढ़ाएंगे। थोड़ा समझिए, हमारे साथ बेटा बने रहिए आप लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है आपको। प्रकाश किरणें जहां पे काटें उसे हम नाम दे देंगे, क्या दे दें बच्चों, इसे नाम अगर हम दे दें ए, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी दे दिया नाम, क्या दे दिया सी, और इसे नाम क्या दे दें, इसे दे दो डी, और इसे दे दो ई। इस तरीके कुछ भी आप अपने हिसाब से, यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिए। तो बच्चों भले ही टाइम अधिक लग जाए, लेकिन ये टॉपिक हम आपका बिल्कुल क्लियर कराएंगे ए टू जेड। आप बने रहिए, हमारे कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे पीछे बढ़ाया और इधर इसे बढ़ाया, तो इसने जहाँ पे काटा उसे हमने पॉइंट दे दिया ई नाम। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा, इस तरीके से देखिए, ये कहीं ना कहीं बहिष कोण लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप समझो इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे आया ऐसे निकल गया, और ये पूरा इस तरीके से ये किरण आई और ऐसे चली गई, तो मतलब 2r के बराबर ये हो गया। और ये है बहिष कोण, क्या है बेटा, बहिष कोण है। और बहिष कोण किसे कहते हैं, बहिष कोण आप समझ रहे होंगे। बहिष कोण का मतलब होता है बच्चों, किसी त्रिभुज के इस तरीके से भुजा बढ़ाने से जो बनता है बाहर की ओर, उसे बोलते हैं बहिष कोण। और इसकी एक खास बात होती है, ये दोनों अंदर वाले जो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ के बना 2r, और ये r ऑलरेडी पहले से है, मतलब r ने अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लिया, मेरा मुझे दे दो। अब बचा कितना, इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इससे इसे घटाया तो मतलब r ही बचेगा। तो कुल मिला के बेटा ये हमारा r है, तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, r के बराबर, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब समझो बच्चों, देखिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों की अगर बात कर ले हम लोग, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी ए, मतलब इधर का और इधर का, यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो 90 है, ये वाला भी 90 है। एक भुजा उभयनिष्ठ, एक ये कोण बराबर, ये भी कोण बराबर, मतलब दो इसके कोण बराबर हो गए, एक 90 वाला और एक r वाला, और एक भुजा कॉमन हो गई, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा हो जाएगा तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई,
और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, है ना। तो कौन कौन बराबर हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। मतलब अगर ये टी है तो ये भी टी होगी, मतलब ए डी जो बराबर किसके हो गई, ए डी बराबर डी ए के। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, चित्र से क्या लिख देते हैं, चित्र से हमें दिखने को मिला है ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई के है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, टी के। जब ये टी है तो ये भी टी है। और देखो बच्चों, ये भुजा इसके बराबर है। और दूसरी बात बेटा ये है कि जितने इधर आई आर से और आर से ही चली गई है, तो ये ऑलरेडी आपस में बराबर होंगे। मतलब ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के होगा, और ए बी बराबर इसके तो है ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में बच्चों समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये कोण आ रहा है, ये भी कोण आ रहा है, तो सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती। तो मतलब ये भुजा इसके बराबर है, किसके बराबर है, तथा यहाँ पे बेटा हम लोग देखते हैं तथा क्या लिख देते हैं, तथा ए बी बराबर किसके है, इसके बी ई के, और ए बी बराबर इसके भी है, तो ये भी इसमें बराबर में हम लोग जोड़ देते हैं, बराबर किसके हो गया, बी सी के। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। अब थोड़ा समझिए बेटा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इससे इस पर हम लोग अविलंब डाल दिया, हमने इस पे क्या किया, अविलंब यहाँ से इसे डाल दिया, क्योंकि हमें इन दोनों किरणों के बीच पथांतर चाहिए। क्या चाहिए, पथांतर चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक अविलंब डाल दिया, और इस भुजा से इस पर अविलंब डाल देते हैं, इस पॉइंट ए से यहाँ पर अविलंब डाल देते हैं। तो चलिए बना देते हैं बच्चों यहाँ पे अविलंब। तो एक हमने इधर बना दिया अविलंब 90 डिग्री। इसे क्या नाम देंगे, डी ई तक हो गया, इसे नाम दे दो एफ, और इसे नाम दे देते हैं हम लोग जी। ये हमारे प्रकाश किरण फर्स्ट और ये सेकंड, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पहली प्रकाश किरण आई तो ऐसे चली गई, और दूसरी प्रकाश अंदर चली गई तेल की परत में, और फिर दूसरी सतह से परावर्तित होकर इस तरीके से चलेगी। तो इन दोनों के बीच हमें पथांतर चाहिए, क्योंकि हमें पता है व्यतिकरण के केस में पथांतर बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए बेटा, इनके दोनों के बीच पथांतर क्या होगा, तो हम पथांतर यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रकाश किरण 1 व 2 के बीच पथांतर, प्रकाश किरण 1 व 2 के बीच पथांतर, यहाँ पे बेटा हमें पथांतर चाहिए होगा। और देखिए बच्चों, हमारी जो तेल है इसका अपवर्तनांक हम मान लेंगे आयन है। कितना अपवर्तनांक है, आयन है। तो देखिए ये तेल में जो प्रकाश किरण कितना चल के ए बी और प्लस बी सी, और अपवर्तनांक किसका कितना है, आयन है। तो देखिए बेटा, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में जाती है, जैसे कोई माध्यम है और उसमें कोई प्रकाश किरण चल रही है, उसने डी दूरी तय की और उसका अपवर्तनांक कितना, आयन है, तो आयन डी के बराबर जो होगी प्रकाशिक पथ की दूरी होगी, आयन डी के बराबर होगी, राइट। तो अगर ये जो प्रकाश किरण माध्यम में ना चलती, वायु में चलती, तो किसके बराबर चल जाएगी, आयन डी के बराबर। वैसे ही हमारा इसका अपवर्तनांक आयन है, और ये कितना चली, ए बी प्लस बी सी, तो अंदर ये चल जाएगी, कितनी चल जाएगी, ए बी प्लस बी सी, और इसका अपवर्तनांक कितना, आयन, तो इसमें आयन से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। माइनस क्या होगा, इसने कितना चल लिया तो उतने ही समय में जो चली गई थी जी तक पहुंच गई, तो माइनस कर देंगे हम लोग ए जी। तो ये हमारा बेटा निकल के आएगा, पथांतर निकल के आएगा फाइनली। तो पथांतर बराबर आयन ए बी प्लस बी सी माइनस ए जी, इसे डाल दीजिए समीकरण 1। अब हम चर्चा करेंगे आगे की ओर। थोड़ा समझिए बेटा, यहाँ पे चीज़ों को आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। देखिए हर पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे खेल है। देखिए अगर ये एंगल आई है, ये कितना है, आई है, तो अगर ये वाला देखा जाएगा तो ये 90 माइनस आई होगा, क्योंकि अगर इसे हम नाम दे दें आयन, इसे नाम क्या दे दें, आयन, तो आयन ए सी पूरा एंगल होगा 90 होगा, आयन ए सी कितना होगा, 90 होगा। उसमें से आयन ए जी आई कम कर दिया, तो ये जो अंदर का बचेगा क्या बचेगा, 90 माइनस आई।
तो ये अपना हो गया 90 माइनस आई, ये 90 है तो ये बेटा हमारा किसके बराबर होगा, आई के बराबर निकल के आएगा। तो ये अपना कोण बनेगा आई के बराबर हो जाएगा। आपके बात कम समझ में आ रही होगी तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिए बेटा। इस तरीके से आया, ऐसे चला गया, ये हमारा अभिलंब है एन ए, यहाँ पे जी, और इधर चला गया इस तरीके से, ये 90 बेटा कितना है 90। हम बोल रहे हैं ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये हमें चाहिए तो हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा थीटा का मान हमें चाहिए, तो हमें पता होता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 90 माइनस आई प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180 अंश। यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं, तो थीटा बराबर मिल जाएगा बेटा 180 माइनस 90, और ये भी 90 माइनस और प्लस का हो गया आई, तो ये इससे खत्म हो जाएंगे, तो थीटा बराबर आई के बराबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के इतनी मेहनत के बावजूद हमने बच्चों आपको ये बात समझाने की कोशिश की, ये अगर आई है तो ये भी आई ही होगा, ठीक है। अगर ये आई है तो ये वाला कितना होगा, आई होगा। ठीक वैसी चीजें यहाँ पे समझिए बेटा, अगर ये आर है, ये कितना है आर है, तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये 90 है तो ये भी हमारा कितना होगा, आर के बराबर होगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों निकालेंगे साइन आई का मान, फिर निकालते हैं साइन आर का मान, फिर इसके बाद लगाएंगे स्नेल का नियम। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। फिर हमें कुल मिला के हमारा टारगेट बच्चों ये है पथांतर की ओर चलना, हमें किसकी ओर चलना है, पथांतर की ओर। तो चलिए, तो बेटा अब हम लोग देखिए बात करेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे साइन आई निकालेंगे। तो साइन आई यहाँ से इस त्रिभुज से निकाल लेंगे, तो त्रिभुज सी जी ए में, सी जी ए में, तो यहाँ से बेटा मिलेगा साइन आई बराबर, साइन आई बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और देखो 90 के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, जो कोण के सामने होता है उसे कहते हैं लंब। तो लंब ए जी है हमारा, ए जी बटा कर्ण हमारा कौन है, ए सी है। तो साइन आई बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, ठीक। ये हो गया समीकरण 2। इसी तरीके से बेटा इस त्रिभुज से निकाल लेंगे, तो त्रिभुज कौन सा हो गया अपना, ए सी, ए एफ सी में आ जाओ, ए एफ सी में। तो यहाँ से बेटा मिलेगा हमें ए एफ सी में हमें मिल जाएगा साइन आर बराबर, साइन आर बराबर, देखिए कोण के सामने का लंब और 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण वही रहा अपना, तो लंब हो गया सी एफ अपोन कर्ण, इसका बच्चों कितना हो गया, ए है, सॉरी कर्ण ई हो गया ए सी, ए सी इसका भी कर्ण हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्नेल के नियम से, किसके नियम से, ये इधर आंख फांक बनेगी वो तो इधर बनी रहने दो। अब हम आते हैं स्नेल के नियम से, तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, स्नेल का नियम ये कहता है कि जो किसी पदार्थ का अपूर्णांक होता है एन बराबर होता है, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, है ना। तो साइन आई का मान बच्चों क्या है, साइन आई बराबर ये और साइन आर बराबर ये है। तो ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे पटक देते हैं, तो एन बराबर साइन आई का मान है ए जी अपोन ए सी, और सबके बटे होगा बच्चों सी एफ बटा, सी एफ बटा ए सी, ए सी से ए सी खत्म हो गया, ए सी बच्चों खत्म हो गया, तो एन बराबर मिलेगा ए जी अपोन सी एफ, है ना। और बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ में ए जी के मान की जरूरत है समीकरण 1 में, तो हम लोग यहाँ से ए जी निकाल लेते, तो ये हम लोग इधर भेज देते हैं, तो या हम कह सकते हैं ए जी बराबर एन इंटू सी एफ। अब क्या करेंगे, ए जी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं बच्चों, इसका वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तब हमें मिल जाएगा बच्चों पथांतर बराबर, तब पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, एन
ए बी, देखिए ध्यान दी, एन ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए जी का वैल्यू क्या है, एन सी एफ। तो यहाँ से बेटा एन कॉमन निकालते हैं, तो जब एन कॉमन मिलेगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी एफ। सभी से एन अपने लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया बेटा यहाँ से, ठीक है। अब देखो बी सी माइनस सी एफ कुछ बन गया, ध्यान दीजिए बेटा, बी सी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी माइनस सी एफ, बी सी से उतना कम कर दिया सी एफ, तो ये क्या एफ बी के बराबर बचा, किसके बराबर बचेगा, एफ बी के, उधर का कट गया तो ये बचा ना हमारा। तो ये हम कह सकते एन ए बी प्लस इसके का एफ बी हो गया, जी एफ बी हो गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों देखो बेटा, अब हमने बताया है जो ए बी है हमारा, ए बी किसके बराबर है, जो ए बी है ई बी के बराबर हो सकता है, ए बी है किसके, बी ई या ई बी कुछ भी कह सकते ना, तो ये बी ई के बराबर हो गया। तो ए बी की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, बी ई रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग दिखा देंगे ए बी बराबर क्या रख देंगे, ए बी बराबर बी ई रख देंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ रख देते हैं, तो एन यहाँ पे हो गया बी ई प्लस एफ वी, ठीक है। और बच्चों आगे बढ़ते चलिए आप हमारे साथ, तो ई बी प्लस एफ बी, ध्यान दीजिए बेटा, ई बी प्लस एफ बी, तो कुल मिला के ये हो जाएगा ई एफ के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको बच्चों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसकी जगह हम लोग इन दोनों का योग जो किसके बराबर हो गया, ई एफ के बराबर हो गया है। तो यह बराबर पथांतर अभी हमारा निकल लिया है बच्चों। तो एन और इसकी जगह हम लोग रख सकते ई एफ, ई एफ ये बन गया अपना एन ई एफ हो गया, ये किसके बराबर हो गया, पथांतर के बराबर हो गया। तो अपना जो पथांतर है एन ई एफ के बराबर आ गया, ठीक है, पथांतर। अभी भी बच्चों अभी हम पूरी तरह से अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे फिर से। तो अब इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, कौन से वाले में, ई एफ ए में। तो फिर से हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ई एफ ए में। ध्यान दो बच्चों, अगर ये हमारा एंगल 90 है तो इधर का भी 90 होगा, तो 90 के सामने का कर्ण और कोण है, कोण के ये हो गया हमारा आधार, क्योंकि ये लंब हो गया। तो इसी त्रिभुज में हम बात करेंगे। इस त्रिभुज में हम कॉस ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हमें, ये तो हमें पता ही जानकारी में है, टी और ये भी टी है, क्योंकि हमने बताया। तो देखिए बच्चों यहाँ पहले ही से बोल चुके, ये टी है ये भी टी है और ये भी हमारी जानकारी में। तो इन दोनों भुजाएं हमारी जब भी मिलेंगी जब हम यहाँ पे कॉस लेंगे, क्या लेंगे, कॉस। तो इस त्रिभुज में बच्चों लेंगे, त्रिभुज में क्या, कॉस आर बराबर कॉस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा है ई एफ बटा कर्ण क्या है, ए ई है, कर्ण किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, ठीक है, सही है हमारा, इतना हो गया। तो कॉस आर बराबर, और बढ़ते बच्चों आगे, अब देखिए ध्यान से, कॉस आर बराबर ई एफ का तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, ए ई देखिए यहाँ से जो ए ई है पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ए डी प्लस इसके बराबर हो जाएगा, या तो देखिए टी इतना है, टी इतना, तो पूरा 2t के बराबर रख सकते कि नहीं, तो रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2t। अब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा, तो ई एफ बराबर मिल जाएगा 2t इंटू कॉस आर, है ना। तब बच्चों पथांतर बराबर मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू उठा के इसकी रख देंगे, तब पथांतर बराबर एन इंटू ई एफ का मान इसके बराबर है ना, तो यहाँ रख दीजिए 2t कॉस आर। तो पथांतर बराबर मिल जाएगा बच्चों, पथांतर किसके बराबर हो गया अपना, 2nt कॉस आर, है ना। तो ये हो गया अपना पथांतर। फाइनली ये पथांतर निकल के आया। अभी बने रहिए हमारे साथ बच्चों। ये हमारा जो
पथांतर इतना निकल के अभी यहाँ पे आ गया है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये जो प्रकाश किरण एक तो यहाँ से सीधी परावर्तित हो गई है और दूसरी प्रकाश किरण है वो अंदर आके दूसरी सतह से परावर्तित हुई। तो इस वजह से इन दोनों 1 और 2 प्रकाश किरणें इनके बीच कलांतर उत्पन्न हो जाएगा पाई का। 180 डिग्री का इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा? कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, हम इसे आगे ले चलते हैं। तो देखिए बेटा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1 और 2 के बीच किरण 1 व 2 के बीच कलांतर कितना था ना? जो कलांतर था 180 का था। और बेटा कलांतर से हम लोग पथांतर कितना हो जाएगा, इस वजह से पथांतर कितना हो जाएगा उसे हम निकालते हैं। 180 है जिसके संगत पथांतर हम निकालते हैं। पथांतर बराबर सूत्र होता है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर होता है। और कलांतर हमारे पास कितना है? पाई के बराबर है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा निकलेगा लैम्डा अपॉन 2। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा और कलांतर निकल के आया, पथांतर निकल के आया लैम्डा अपॉन 2। पहले से हमारा पथांतर कितना है? इतना है। कितना है? 2n t cos r। तब कुल हमारा पथांतर निकल, यहां से बेटा निकालेंगे दोनों तरंगों के बीच कुल पथांतर। इसमें ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कुल पथांतर अपना हो जाएगा 2n t इंटू कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। ये हो गया अपना टोटल पथांतर, है ना? पथांतर का मतलब रास्तों का अंतर, है ना? ये बच्चों फाइनली अपना टोटल पथांतर निकल के आया। बात करते हैं हम लोग दीप्त के लिए। किसके लिए बात करेंगे? दीप्त के लिए। तब दीप्त के लिए बच्चों, जो दीप्त के लिए हमारा पथांतर होता है तरंग दैर्घ्य का, पूर्ण तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है। तो ऐसी स्थिति में पथांतर जो बच्चों होता है एम लैम्डा होता है। कितना होता है? एम लैम्डा। इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो 2n t cos r प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर एम लैम्डा। इसे ले जाते हैं हम लोग उधर। तो यहाँ से मिलता है 2n t cos r बराबर, ले जाइए बच्चों उधर, तो मिलेगा एम लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। तो 2n t cos r बराबर, यहाँ से हम लोग लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो एम माइनस 1/2 इंटू लैम्डा, है ना? तो इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 2n t cos r बराबर, तो यहाँ से मिलेगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, या 2n t cos r बराबर 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये बच्चों निकला हमारा दीप्त की स्थिति के लिए, है ना? अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं अदीप्त के लिए। बच्चों देखिए यहाँ पे दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, तो अदीप्त के लिए बेटा पथांतर हमारा जो होता है, पथांतर जो होता है बच्चों वो होता है अर्ध तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक होता है। तो विषम को 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू बच्चों हम ये पथांतर का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो मिल जाएगा 2n t cos r प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर 2m प्लस 1 और कितना है? लैम्डा बाई 2 है। इसे ले जाते हैं हम लोग उधर लैम्डा को, तो यहाँ से मिलता है 2n t cos r बराबर, तो 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस का हो गया लैम्डा बाई 2। तो 2n t cos r बराबर, तो 2m प्लस 1, ये लैम्डा बाई 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 यहाँ से बचेगा और सबके बाहर आ गया लैम्डा बाई 2। ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। 2n t इंटू कॉस r बराबर 2m और क्या बचा? 2m लैम्डा बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2n t cos r बराबर m लैम्डा। ये बच्चों
केस निकलेगा किसकी कंडीशन में, जहां m का मान बच्चों यहाँ से होगा 0 1 2 3, इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों ये हमारा जो फाइनली केस निकला है दीप्त के लिए। तो अब देखिए बच्चों, बात को समझने की कोशिश करिए। अब ये जो R है इसमें भी R है, इसमें भी R, आयन और T है, इसमें भी आयन T है। आयन क्या है, अपवर्तनांक है पदार्थ का, जिस वो तेल है उसका अपवर्तनांक होगा। ये जो हमारा T, उसकी जो परत है उसकी मोटाई है। R क्या है, R बच्चों यहाँ अपवर्तन कोण है जो आंख की स्थिति पर निर्भर करेगा। जैसे आंख की स्थिति बदलेगी तो वैसे ही R की वैल्यू बदलेगी। तो R की वैल्यू बदलने से क्या होगा बच्चों, ये इधर का पूरा हिस्सा बदल जाएगा। जब ये बदल जाएगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। इस केस में भी समझिए बेटा, तो जब तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी तो तरंग दैर्घ्य बदलेंगे तो इस वजह से हमें जो परत होती है तेल की रंगीन दिखाई देती है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए।